नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली का शराब घोटाला क्या है जिस पर दावा किया गया कि 89 करोड़ का फायदा पहुंचा है, लेकिन जब जांच बैठाई जाती है तो पता लगता है कि 28 करोड़ का तो घाटा ही हो चुका है। एक कारोबारी सामने आता है, कहता है कि भैया हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं केजरीवाल की पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, जो भी लीगल लाइसेंस दिया गया, जो भी ठेके थे, ठेके से कहा गया था कि आपकी लाइसेंस फीस 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पार्टी दम भरती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे, उसी की पार्टी के सीएम आज अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर बात करें शराब घोटाला क्या है, आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें। दिल्ली का शराब घोटाला आखिर क्या है? अब केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह सरकार में अब भी बने रहेंगे, क्या वह सरकार चला सकते हैं? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जेल में रहते हुए भी संवैधानिक तौर पर केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। आज से पहले जो भी मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं उन्होंने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया है, लेकिन केजरीवाल जो है वो सरकार चला सकते हैं बाकायदा जेल में रहते हुए। अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हुई, इतनी बार लगातार ईडी ने समन भेजा तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए? तो दरअसल ईडी ने जब किसी शख्स को समन भेजती है तो 3 बार के बाद वो शख्स सामने वाला ईडी के समन को ठुकरा नहीं सकता। पहली बार अगर ईडी ने आपको समन भेजा, आप ठुकरा दीजिए। दूसरी बार भेजा, आपने तब भी ठुकरा दिया। तीसरी बार भेजा, तब भी ठुकरा दिया। लेकिन केजरीवाल को लगातार 10 बार समन भेजा गया और ऐसे में ईडी के पास यह अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर जाकर एक गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है उस शख्स के खिलाफ जो लगातार समन भेजने पर पेश नहीं हो रहा है। और इसलिए केजरीवाल के घर पर सीधे ईडी आ धमकती है, पूछताछ की जाती है, लगातार 2 घंटे तक पूछताछ होती है और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं उस वजह की, उस कारण की जिसकी वजह से केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसे समझने के लिए 8 जुलाई 2022 की तारीख को जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, उन्होंने शराब नीति घोटाले का एक तरीके से भंडाफोड़ किया था और उन्होंने आरोप लगाए थे कि मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी तक दिल्ली में सरकार चलाते हुए शराब घोटाले की बड़ी ही आसानी से अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी उस वक्त जो एलजी थे बीके सक्सेना, उनको और बताया था कि देखिए आपकी नाक के नीचे किस तरीके से दिल्ली में एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से लोगों से पैसे हड़पे जा रहे हैं, पार्टी फंड में लगाया जा रहा है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और आपको पता तक नहीं। जब एलजीबी की एक सक्सेना को ई रिपोर्ट मिलती है, वो सारी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था शराब के नाम पर। और उसके बाद वो उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं, सीबीआई को सौंपी जाती है, ईडी तक रिपोर्ट पहुंचती है और उसके बाद जो एलजी है वो यह भी बोलते हैं कि दिल्ली में अब तक जो शराब नीति चल रही थी वही लागू होगी। मनीष सिसोदिया ने जो एक नई नीति बनाई थी वो लागू नहीं होगी। एलजी ने साफ कहा था कि जो भी नीति बनी शराब को लेकर उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं था, किस तरीके से लागू हुई, किस तरीके से दिल्ली में नीति लागू हो गई, अब वो पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी और अब से पुरानी नीति ही लागू होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी थी, उन्होंने उसको लेके एक नई नीति बनाई। उसके बाद मनीष सिसोदिया उन्हें लेकर नई नीति बनाई। उन्होंने पूरी तरीके से इसे प्राइवेटाइज कर गवर्नमेंट का हाथ हटा दिया और दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। लेकिन जो रेशियो था 60-40 का, उसको तोड़ दिया गया, उसकी जगह पूरी की पूरी प्राइवेट ला दिया गया और जो L1, L10 लाइसेंस बांटे गए उसमें बहुत बड़ी तरीकों से धंधलेबाजी की गई। और तो और साथ ही साथ जो लोग थे उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी हुई, किस तरीके से लाइसेंस बांटने के बाद उनसे पहले बड़े पैमाने पर पैसे हड़प लिए गए, फिर उनके पैसे माफ करने का नाटक भी किया गया। अब आप पूरे केस में उसको भी समझिए कि किस तरीके से इन शराब घोटालों को अंजाम दिया गया। देखिए, मनीष सिसोदिया थे, वो तो लाइसेंस, उनका कहना था कि हम लाइसेंस राज खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली की तरक्की करे। उन्होंने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने
35 करोड़ का राजस्व उन्हें प्राप्त होगा अगर वह इस नीति को लागू कर देते हैं। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर, जो अगर आपको याद हो महाठग है, उसने कई ऐसे दावे किए। उसने कहा कि केजरीवाल पर ये कई गंभीर आरोप है और उसने हाल ही में आज से ठीक 48 घंटे पहले एक तिहाड़ से लेटर जारी किया, जिसमें उसने कहा कि भैया केजरीवाल आइए तिहाड़ में, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, अपने भाई बहनों से मिलिए, और जो उन्होंने जो नाटक रचा है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनकी पूरी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ गई है। कहा तो ये लड़ने आए थे भ्रष्टाचारियों से, अब खुद भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की केजरीवाल के पास आखिर प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी उनकी कमाई है, कितनी उन्होंने अपने पास एसेट दिखा रखा है। अगर एसेट दिखाने की बात करें तो 3.44 करोड़ उनकी कुल नेटवर्थ है, ऐसा उन्होंने अपने दस्तावेजों में बता रखा है। साथ ही साथ कैश की बात करें तो केजरीवाल के पास सिर्फ 12,000 है, पत्नी के पास सिर्फ 9,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मैं आपको वो बता रही हूँ जो उनके दस्तावेज में मौजूद है। उनके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कैश कितना मौजूद है, सही मायने में कितना है, इसका जानकारी नहीं है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि उनके परिवार के पास टोटल 6 बैंक अकाउंट है, जिसमें लगभग 33 लाख होंगे। साथ ही साथ साल 2020 के अगर चुनावी हल्फनामे की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उनकी पत्नी के पास 32 लाख रुपए का 320 ग्राम सोना है, साथ ही साथ 40 लाख रुपए किलो की चांदी है। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर यह चीजें कही थी उस हल्फनामे में कि हमारे पास इतनी चीजें हैं, और साथ ही साथ कैश का जिक्र भी किया था, जो कि आपको मैंने बताया 12,000 और 9,000 है। साथ ही साथ यह कहा गया था कि इनकी पत्नी के नाम पर जो म्यूचुअल फंड है वो करीब करीब 15 लाख के है। इसके अलावा केजरीवाल यह भी दावा किया था कि उनके पास कोई भी वाहन नहीं है, यानी उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, वह एक आम आदमी है, और इसलिए उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है। इसके साथ ही अगर आगे बढ़े तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम एक आलीशान घर है। यह सब याद रखिएगा, ये सब सारी प्रॉपर्टी जिसका जिक्र हो रहा है, ये हल्फनामे में जिसकी बात की गई है, वो सब उनकी पत्नी के नाम पर है, ना कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर। गुड़गांव में जो उनका आलीशान घर है वो भी उनकी पत्नी के नाम पे है, और जो उन्होंने साल 2010 में खरीदा था, और अब अगर साल 2020 की बात करें तो जिसका जिक्र हल्फनामे में है, तो उस प्रॉपर्टी का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। फिलहाल केजरीवाल के पास जो प्रॉपर्टी है, जो उनके दस्तावेज में लिखा है, वो इतनी ही है, लेकिन अब वो अरेस्ट हो चुके हैं। सामने आ रहा है कि 100 करोड़ का जो पूरी तरीके से शराब घोटाला हुआ है उसमें उनका नाम आया है। पहले सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, धीरे धीरे परतें खुलती जाती है, कई बार उन्हें ईडी समन भी भेजती है, उन्हें लगातार बुलाती भी है शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि वह मुख्यमंत्री है, उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वह कई बार नकार देते हैं। लगभग 10 बार उन्हें बुलाया जाता है, पर वह पूरी तरीके से नकार देते हैं, और आखिरकार ईडी उनके घर तक पहुंच जाती है, और 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, कई सारे सवाल करने के बाद, उनके फोन में कुछ ऐसी चीजें मिलने के बाद फोन को जब्त भी करती है, और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत पर। नमस्कार।